मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पी टी एग्जामिनेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी 2023 के 29 अक्टूबर शिफ्ट 1 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। अगर कोई तुम्हारा प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का: 4 years ago, the average age of Dev and Dinesh was 20 years. If today average age of Dev, Dinesh and Chintan is 25 years, तो what will be age of Chintan after 7 years? 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। ठीक है, तो अगर 4 वर्ष पहले की हमें औसत आयु दी हुई है जो कि 20 वर्ष थी, तो देव की आयु 4 साल में कितनी बड़ी होगी? 4 साल ही बड़ी होगी, 4 years ही बड़ी होगी। दिनेश की आयु भी 4 साल में 4 साल ही बड़ी होगी। ठीक है, तो एज तो सबकी सेम ही स्पीड से बढ़ती है। तो 4 साल पहले का अगर औसत हमारा 20 साल था, तो अभी का औसत कितना होगा? प्रेजेंट एवरेज क्या होगा? देव और दिनेश की एज का एवरेज प्रेजेंटली कितना होगा? 4 साल से बढ़ जाएगा। यानी कि अब देव और दिनेश का जो एवरेज एज है वो 24 ईयर्स हो जाएगी एवरेज। यानी कि सम क्या हो जाएगा? 24 × 2 48 ईयर्स। तो देव और दिनेश की आयु का जो सम है, योग है अभी का, वो 48 साल हो जाएगा। और सवाल कह रहा है देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु आज की डेट में 25 वर्ष है। अगर औसत 25 वर्ष है तो देव और दिनेश और चिंतन की आयु का योग क्या होगा? 25 × 3, 3 लोग हैं, 75 ईयर्स, 75 ईयर्स। तो यहाँ से हम चिंतन की उम्र निकाल लेंगे। देव और दिनेश का योग है 48 साल, देव, दिनेश और चिंतन का योग है 75 साल, यानी कि 27 ईयर्स हमारी आ जाएगी एज चिंतन की अभी की डेट में, प्रेजेंट में। और अगर 27 ईयर्स प्रेजेंट एज है चिंतन की, तो 7 साल बाद क्या होगा? 7 साल ऐड कर दो, 27 + 7 34 ईयर्स। आंसर आ जाएगा 34 ईयर्स, 34 साल। ऑप्शन बी। क्या क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन? इनमें किस समीकरण का मान क्या होगा? सिंपल समीकरण दिया हुआ है हमें, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट करने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं दशमलव के बाद 4 और 1 5। तो पहले 4 को तो हटा ही दो। ठीक है, एक डेसिमल रहेगा तो 0.9 को लिख सकते हैं 9/10। तो बटे 10 लिखोगे, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ×10 हो गया। 9 से 5 बढ़ जाएगा, 6 से 4 बढ़ जाएगा 24, और 18 से 4 बढ़ जाएगा 72। 4 × 4 16, ×15 ×10, और 16 × 15 हुआ 240। तो 2400 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2400 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अगला सवाल: 9 to the power -2 × 3 to the power 5 × 5 to the power -2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 to the power -3 की घात 4 इंटू 5 की घात 4। अब देखो, एक फ़र्क जो हमेशा पता होना चाहिए कि अगर हमें दिया है a की घात b की पावर c, ठीक है, की घात c, ये दिया है, और यह दिया हुआ है a की घात b की घात c। ठीक है, पहले वाले केस में a की घात b की घात c है, यानी a की घात b जो पूरा है उसकी घात c है। दूसरे वाले केस में a की जो घात है वो है b की घात c, यानी कि सिर्फ और सिर्फ b की घात c है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, ये दिया है a की घात b की घात c। इस फॉर्म में हमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और जब भी कभी ये एक्सप्रेशन दिया होगा कि a की घात b की घात c, इसका मतलब हुआ कि a की घात b को हम c बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर c बार मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा a की घात b इंटू सी, a की घात b इंटू सी। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा। तब देखो 9 है, 3 है, 5 है, तो 9 को भी 3 में कन्वर्ट कर दो, तो 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर की घात -2। ठीक है, इंटू 3 की घात 5, और इंटू 5 की घात क्या है? -2 इंटू 3, यानी कि 5 की घात -6, और डिवाइडेड बाई 3 की घात -3 इंटू 4, यानी 3 की घात -12 गुणे 5 की घात 4। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की घात आ गया -4 + 5, यानी कि 3 की घात 1, और नीचे -12 है, ऊपर आके +12 हो जाएगा, तो 3 की घात हो जाएगी 13, और 5 की घात -6 नीचे जाके 5 की घात +6 हो जाएगा, 4 + 6 5 की घात हो जाएगी 10। आंसर आ जाएगा 3 की घात 13 बटे 5 की घात 10, ऑप्शन बी, 3 to the power 13 डिवाइड बाई 5 to the power 10, दैट विल बी द आंसर। ओके, समझ में आता है? ठीक है, अगला सवाल:
Darshan scored 85% in preliminary exam with a maximum marks of 1200 and 70% in main exam with a maximum marks of 800. दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंकों के साथ 85% अंक पाए और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक 800 है के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, अगर 100% मार्क्स आते तब 1200 आते प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन आए हैं कितने? 85% आए हैं। मुख्य परीक्षा में अगर 100% मार्क्स आते तो 800 आते, लेकिन आए कितने? 70% है। तो एक तरीका तो ये है कि लंबा तरीका जो कि हुआ कि पहले तुम प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स निकाल लो, मुख्य परीक्षा के मार्क्स निकाल लो, टोटल कितना आएगा? 1200 प्लस 800 अधिकतम मार्क्स मिला के, और फिर परसेंटेज निकाल लो। तो 1200 का 85% निकाल लो, 1200 का 80% कितना होगा? 12 96, 960 प्लस 5% 60, तो 1020 आ गया हमारा 1200 का 85%। ठीक है, 960 प्लस 60, 80% प्लस 5%, ये तो आ गया प्रारंभिक परीक्षा के अंक। मुख्य परीक्षा में आए हैं 800 के 70%, 8 7 56, 560 आए हैं, और पूर्णांक मिला के कितने हैं? 1200 प्लस 800, यानी कि आए हैं 1580, और ये 1580 कितने में आए हैं? 2000 में आए हैं। परसेंटेज में गुणे 100 से कर दोगे, 2 0 से 2 0 गए, 0 से 0 गया, 158/2, यानी कि 79% वैल्यू आ गई। ठीक है, ऑप्शन ए। या फिर सीधे सीधे कह सकते थे कि 85% आए हैं प्री एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम में, और 70% आए हैं मेन एग्जाम में। ये देखो, यहाँ पे बहुत मुश्किल नहीं था गुणा करना, कैलकुलेशन हमारी बहुत मुश्किल नहीं थी, बट अगर कैलकुलेशन मुश्किल होती तो इस कैलकुलेशन में हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये मेथड सीखना चाहिए। ठीक है, 85% और 70%, और प्रीलिम्स एग्जाम 1200 मार्क्स का है और मेंस एग्जाम 800 मार्क्स का है। तो ये जो हमें मार्क्स दिए हैं इनका अनुपात ले लो। अनुपात क्या है? अनुपात आएगा 3:2। अगर 3 नंबर का प्रीलिम्स है तो 2 नंबर का मेंस है हमारा। अब औसत ले लो। ठीक है, तो औसत हो जाएगा 3 × 85 प्लस 2 × 70 बटे 3 + 2, तो ये आ गया 255 प्लस 140, यानी कि 395/5, जो क्या आ जाएगा? 79%, 79%। इससे भी बेटर अप्रोच क्या है कि एक तो हमने औसत तो लेके 3:2 तो कर ही लिया। अब न्यूमरेटर में भी एक संख्या हमारी 70 है, 70% आए हैं मेंस में मार्क्स, प्री में मार्क्स आए हैं 85%। एक सेकंड, ठीक है, प्री मार्क्स आए 85%, यानी कि मेंस के मार्क्स अगर 70% है, प्री के मार्क्स कितने हैं? 15% ज़्यादा हैं, तो 70% को पहले ही किनारे कर लो। 70 तो अपना आ ही गया, 15% ये एक्स्ट्रा आए हैं प्री में, और प्री वाले मार्क्स और मेंस के होल मार्क्स का रेशियो क्या? 3:2, तो 15 × 3 कर दो। 70 को पहले ही हमने किनारे ले लिया, तो यहाँ पे तो 0 है, तो 0 × 2 0 ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और डिवाइडेड बाई 3 + 2, तो सीधे आंसर आ जाएगा 70 + 45/5, यानी कि 79%। उतना भी कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा अगर एवरेज में अभी तुम इन मेथड्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो और बेहतर हो जाओगे। ठीक है, एक बार एवरेज के सेशन देख लेना, तो वहाँ पे और तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये मेथड तो है ही है, बट इस मेथड से कई बार जब सवाल मुश्किल होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लेगा, और ये मेथड सीख लोगे तो बढ़िया है, और ये सीख लोगे तो बेस्ट है, क्योंकि फिर तुम्हारा सवाल देखते ही हो जाएगा। तुमने देखा 1200 और 800 3:2 है, 85% यानी 15% ज़्यादा है, तो 15 × 3 बटे 3 + 2, यानी कि 15 × 3 45/5, 9 आ गया, 9 एक्स्ट्रा आया 70 से, 79% हमारा आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना, तुम्हें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ 11 इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? यानी कि बाकी सारे ऑप्शन हमारे, 3 ऑप्शन 4 में से 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के में व्यक्त करेंगे, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें कि पूरा का पूरा योग हमारा 11 के वर्ग के बराबर, यानी कि 121 के बराबर, 121 के बराबर आएगा, और एक किसी ऑप्शन में 121 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एक बात जो सबसे सिंपल है, जो अगर देख पाओ तो ये क्वेश्चन तुम्हारा फट से खत्म हो जाएगा, और वो बात ये है कि देखो जब भी कभी हम विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, जैसे हमने जोड़ा 1 + 3, तो योग क्या आया? सम आया, 4 आया, इवन आया, जब हमने 2 विषम संख्याओं को जोड़ा। और अगर 3 विषम संख्याएं होंगी, 1 3 5 या कोई भी 3 विषम संख्या हो, तो हमेशा जो हमारा योग आएगा वो आएगा एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या ही आएगा। तो अगर विषम संख्याएं विषम बार हैं, ठीक है, तो अगर विषम विषम संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, अगर हम ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को जोड़ रहे हैं, तो हमेशा योग हमारा ऑड आएगा या विषम आएगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो हमेशा हमारा योग इवन आएगा।
अगर हमें योग 121 चाहिए तो जो विषम संख्याएं हैं वो भी विषम होनी चाहिए, उनकी संख्या भी विषम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले केस में कितनी है, 1 2, तुम्हें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कोई एक केस ऐसा हो जहाँ पे कि हमारा विषम संख्याएं समबार हो। ठीक है, तो जैसे पहले वाले में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो यहाँ पे तो हो सकता है 121। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी में आ रही है 10, तो क्लियरली हमारा आंसर बी होगा। बी में हमारा योग पक्के से इवन ही आएगा, ऑड आ ही नहीं सकता, और जब ऑड नहीं आ सकता तो फिर 121 कैसे आएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, कुछ भी और करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सी में भी देखोगे तो 9 ही 9 होंगी शायद, क्योंकि देखने में भी लग रहा है ना 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 ही है, और 11 आ रही है हमारी डी में। ठीक है, तो बाकी जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं। अगर हम ऑप्शन बी को पहले जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 7 13, 22 33, 46 61 78 99 122, 122 आ रहा है। अगर ए को जोड़ेंगे तो 3 7 10 19 30 43 58 75 94 और 121। ठीक है, तो जोड़ना है तो सब कुछ सब ऑप्शन जोड़ सकते हैं, पर जोड़ने में समय क्यों खराब करो जब बिना जोड़े हमारा काम चल सकता है। तो जब ये लॉजिक समझ के तुम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि अगर हमारी ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, अगर इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं हमारे, तो डेफिनेटली जो हमारा फिर सम है वो तो इवन आएगा, वो तो फिर एक सम संख्या ही होगी, वो 121 हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो बस यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो सब कुछ समझ में आया होगा। और कहीं पे भी अच्छा एक और बात इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे अब हम योग कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 1 4 5 4 9 7 16 13 29 46 69 94 और 121। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कई बार कई सारी हमें संख्या दी है, जैसे यहाँ पे दिया है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, ये एक एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है। तो जब भी संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हो, अब यहाँ पे कुल 11 संख्याएं हैं, तो जो उनके बीच की संख्या है उसको ले लो, बीच में क्या आ रहा है, सबसे बीच में आ रहा है 11, और कुल संख्याएं भी 11 हैं, तो हमारा जो योग होगा वो बीच की संख्या जो कि अरिथमेटिक मीन है या माध्य है इस श्रेणी का, तो माध्य 11 आ गया और कुल संख्याएं भी 11 हैं, तो हमारा योग 121 होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे निकालने के लिए सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस माध्य ले लो। अगर समांतर श्रेणी में है सारी की सारी संख्याएं तब, अगर सारी संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है तो जितनी है उनमें ये काम कर सकते हो। जोड़ हमें आसान बनाना है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो बहुत सिंपल है, बट मान लो यहाँ पे 11 के स्क्वायर की बजाय 121 का स्क्वायर होता, कोई बड़ी संख्या होती या कुछ और होता, तो वहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो जाती, जोड़ने में मुश्किल होता, गलती होने का स्कोप होता, तो वहाँ पे चीज़ भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 7 9, 3 तो अलग हो गया, 3 और 7 के बीच 4 का गैप है, 7 9 11 13 15 17 19, तो 7 से लेके 19 तक की ये जो संख्या है ये सारी की सारी समांतर श्रेणी में है, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, टोटल 7 संख्या है, बीच में आ रहा है 13, तो 13 इंटू 7 91 इनका योग हो गया, क्योंकि 7 संख्या है 91, और 91 प्लस 3 94 प्लस 27 121, तो यहाँ भी हमारा योग 121 आ गया। क्या ही क्लियर है। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, और किसी भी क्वेश्चन के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYGT, और कमेंट में जरूर बताना तुम्हें सेशन कैसा लगा। इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में।